चैनल टीएसपी क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। तो चलिए आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके यूपी डीएलएड थर्ड सेमेस्टर का जो पेपर 1 है, यानी शैक्षिक मूल्यांकन। आज उसकी चैप्टर 10 की जो है आपकी वो सेकंड क्लास होने वाली है। तो इससे पहले हमने क्रियात्मक शोध क्या होता है उससे जुड़ी हुई सारी चीजों को पढ़ा था। आज की क्लास में हम आगे की क्लास डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है क्रियात्मक शोध के चरण एवं प्रारूप निर्माण। यानी जो क्रियात्मक शोध है आपका, वो हम कितने स्टेप में कैसे करते हैं, किस किस हिसाब से करते हैं, यानी कैसे हम पहले समस्या को पहचानते हैं, फिर उस पे शोध करते हैं, चीजों को कैसे बाई वन वन स्टेप के द्वारा उसको सॉल्व किया जाता है, या क्रियात्मक शोध करने की जो प्रक्रिया है वो कितने चरण में होती है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि जो है आपका ये जो शैक्षिक मूल्यांकन है उसकी 3 क्लासेस और होंगी। उसके बाद ये आपका क्लास जो है आपका सॉरी चैप्टर जो है और सिलेबस आपका शैक्षिक मूल्यांकन का फिनिश हो जाएगा। और आप सभी से मैं बार बार बोल रही हूँ कि जिन बच्चों को नोट्स चाहिए वो हमें कमेंट करें, फिर हम टेलीग्राम आईडी पे आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। हालांकि नोट्स तो दिया ही जाएगा, बट कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जिनको नोट्स चाहिए, ठीक, तो वो अगर एक बार हमें जो है कमेंट के थ्रू बताएंगे तो हमें आइडिया होगा कि कितने सारे बच्चे हैं जिनको नोट्स की आवश्यकता है और कितने बच्चे हैं जो नोट्स बना चुके हैं। तो कमेंट जरूर करिएगा। और आप लोग से एक जो है निवेदन कह सकते हैं कि आप लोगों से मैं बार बार यही बोलती हूँ कि हमें सिर्फ आपका एक ही अप्रिशिएट चाहिए कि आप हमारे चैनल को शेयर करिए, है ना। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने कॉलेज में जूनियर के साथ शेयर करिए, ताकि हमसे बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ सके, क्योंकि हम आपके लिए हर चीजें हर कंटेंट ढूंढ के लिए आते हैं। ठीक है, एग्जाम कैसे हो रहे हैं, कब कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उस बेस पे हम नोट्स बनाते हैं, फिर हम आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, आपको हर एक चीज फ्री में दिया जा रहा है, यहाँ तक कि नोट्स भी आपको फ्री में दिया जाएगा। कुछ भी आपको फीस वगैरह कुछ भी पे नहीं करना है। तो चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये अपील बहुत ही आप लोगों के लिए मैं हर बार आपसे यही बोलती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और हमें मोटिवेशन के तौर पे और हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो चलिए ये सब तो बात की बात हो गई, अब हम पढ़ाई के ऊपर ध्यान देते हैं। तो क्रियात्मक शोध के जो चरण हैं, ठीक, एवं प्रारूप निर्माण, यानी हम जब कोई कार्य करते हैं तो पहले उसका ड्राफ्ट बनाते हैं, है ना, क्या क्या कैसे करना है, कितने चरण में करना है, वो हम तैयार करते हैं। तो वही चीज हम पढ़ने वाले हैं। तो क्रियात्मक शोध के जो चरण है उसमें सबसे जो पहला चरण चरण है, यानी प्रथम चरण जो है, उसमें है समस्या की पहचान। देखिएगा, अगर हमको जब क्रियात्मक शोध करना है, अगर हमें शोध करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहला स्टेप यही होता है कि समस्या की पहचान करना, यानी समस्या को पहचानना। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सी समस्या आ रही है, ठीक। हम समस्या की पहचान करेंगे, फिर निम्न तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। जब हम समस्या की पहचान कर रहे हो तो हमें इन सब तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए, यानी कार्य क्षेत्र, किस कार्य क्षेत्र में समस्या आ रही है, ठीक, और उस समस्या का पहचान कर कौन रहा है, आप स्वयं कर रहे हैं, गुणवत्ता क्या है उस समस्या की, ठीक, मूल्यांकन क्या है, समय क्या है। यानी आप जब समस्या की पहचान कर रहे हो उसमें आपको ये तथ्य की जानकारी होनी चाहिए, कार्य क्षेत्र क्या है, स्वयं कर रहे हैं या कोई और उस समस्या का पहचान कर रहा है, गुणवत्ता क्या है उस समस्या की, ठीक है, मूल्यांकन किसके द्वारा किया गया है, कैसे किया गया है, कितना समय लगा। हाँ, तो प्रथम चरण में हमने देखा कि समस्या की पहचान करना है, और समस्या की पहचान करने के लिए किन किन तथ्यों की जानकारी होनी चाहिए। अब आते हैं द्वितीय चरण में। तो द्वितीय चरण में क्या करते हैं कि शोधकर्ता जो होता है वो समस्या के कारणों का विश्लेषण करता है और कारणों का साक्ष्य इकट्ठा करता है। सबसे पहले तो हमने प्रथम चरण में देखा कि समस्या की पहचान करना, हमने वहां पे समस्या की पहचान किया। फिर द्वितीय चरण में हमने क्या किया कि
यानी जो शोध कर रहा है वो समस्या के कारण का विश्लेषण करता है कि समस्या का क्या कारण है, और फिर उस कारण के साक्ष्य को इकट्ठा करता है कि इस समस्या का कारण क्या है, उन सब कारणों को वो इकट्ठा करता है। फिर देखिए तृतीय चरण आते हैं, तो तृतीय चरण में क्या होता है, क्रियात्मक परिकल्पना। ठीक, पहला चरण क्या था कि समस्या पहचानना, फिर द्वितीय चरण में आता है कि समस्या के कारणों का विश्लेषण करके समस्या का जो कारण है उनका साक्ष्य इकट्ठा करना। फिर आपका तृतीय चरण में आता है क्रियात्मक परिकल्पना, यानी जब समस्या की, देखिए परिकल्पना क्या होता है वो पहले समझ लीजिएगा। जब समस्या के संभावित समाधान दिए जाते हैं तो उन्हें परिकल्पना कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो समस्या आ रही है, ठीक, अब उस समस्या को जो है खत्म करने के लिए, यानी उस समस्या को सुलझाने के लिए जो भी सुझाव दिए जाते हैं या जो भी समाधान दिए जाते हैं, वही परिकल्पना कहलाता है। यानी आपका परिकल्पना क्या है, ऐसे समझिएगा, जो भी कोई प्रॉब्लम है उससे संबंधित जो भी सॉल्यूशन दिए जाते हैं वही आपका परिकल्पना होता है। ठीक, और सुझावों पर ध्यान दिया जाता है। यानी समझिएगा क्रियात्मक परिकल्पना क्या है, जब समस्या के संभावित समाधान दिए जाते हैं, यानी जब समस्या के लिए जो भी समस्या है उसके लिए सॉल्यूशन दिए जाते हैं तो वही आपका परिकल्पना कहलाता है। और जो भी आपको सुझाव दिया जा रहा है उस पर ध्यान भी दिया जाता है। ठीक है, तो तृतीय चरण क्या है आपका, क्रियात्मक परिकल्पना। अब देखिए चतुर्थ चरण क्या है, कार्यविधि। इसमें न्यायाधीश कितना बड़ा तथा किस स्तर से लिया जाए निश्चित किया जाता है। यानी क्या होता है कि इसमें ये देखना होता है कि आपका जो मतलब कि समस्या का सुझाव दिया जा रहा है या फिर जो इस शोध पे कार्य कर रहे हैं उसमें कौन किस हिसाब से, अब न्यायाधीश तो पिछली क्लास में समझ लिए थे ना, तो वही कहा जा रहा है कि इसमें कौन नेतृत्व कर रहा है ना, कौन किसका कितना बड़ा है, कि जो न्यायाधीश है वो कितना बड़ा है, किस लेवल का है, क्या उसने निश्चित किया है। ये आपका चतुर्थ चरण में आएगा। यानी कार्य विधि क्या है, उस समस्या को सुलझाने के लिए किस प्रकार से कार्य किया जा रहा है, किसके नेतृत्व में या किसके मतलब कि आपके मतलब कि क्या बोल सकते हैं कि किसके अंडर में हो कि इस समस्या का सलूशन किया जा रहा है। ठीक, किस स्तर से किया जा रहा है, ये सब यहाँ पे आपके चतुर्थ चरण में निश्चित किया जाता है। फिर आपका पंचम चरण में आता है प्रदंत विश्लेषण। प्रदंत को बोलते हैं प्रोवाइडेड। ठीक है, इसको बोलते हैं इंग्लिश में प्रोवाइडेड, यानी जो दिया जाता है। चलिए देखते हैं, तो इसमें दी गई प्रदत्तों चीजों का सांख्यिकीय विश्लेषण किया जाता है, जैसे प्रतिशत, ग्राफ आदि का प्रयोग करके किया जाता है। अभी मैं आपको समझाऊंगी। तथा शोध कार्य के पहले तथा बाद की स्थिति का तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसके बाद इसमें जो चीजें, यानी जिस चीज पे हम, जिस समस्या पे हम शोध कर रहे हैं उसका हम सांख्यिकी विश्लेषण करते हैं। ठीक, विश्लेषण करते हैं, फिर हम उस विश्लेषण को प्रतिशत के रूप में या ग्राफ के रूप में प्रयोग करते हैं। ठीक, उसके बाद जो शोधकर्ता होता है वो ये डिसाइड करता है कार्य के पहले की स्थिति क्या थी, जब शोध हुआ तो उसके बाद की स्थिति क्या थी, इन सब चीजों का वो तुलना करता है। ठीक, और जो आपका छठा चरण है उसमें निष्कर्ष निकलता है। प्रदंतो, यहाँ प्रदंत होगा, न होगा। ठीक, यानी आपका जो दी गई चीजों का विश्लेषण के परिणाम है उसके आधार पर निष्कर्ष का पता किया जाता है और उसमें सुधार व परिवर्तन किए जाते हैं। ये आपका छठा चरण है। ऐसे समझिएगा, देखिएगा, सबसे पहले जो आपका शोध करने का जो चरण है वो सबसे पहला चरण ये है समस्या की पहचान करना। तो हम मान के चलते हैं कि हमारे स्कूल की सबसे बड़ी समस्या ये है, हमारे विद्यालय की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बच्चे जो है वो इस बहुत देर से स्कूल आते हैं। यानी बच्चे जो है स्कूल का टाइम 8 बजे का है तो वो 10 बजे आते हैं। ठीक, तो हम सबसे पहले इस पे ये समस्या की पहचान करेंगे कि बच्चे स्कूल जो है वो देर से आते क्यों हैं। हमने यहाँ पे समस्या की पहचान की कि बच्चे जो है वो स्कूल देर से आते क्यों हैं। ठीक, यहाँ पे हम नहीं नहीं सॉरी सॉरी, पहले हम देख रहे हैं कि बच्चे स्कूल देर से आते हैं, तो हमने यहाँ पे समस्या की पहचान की कि अच्छा यहाँ पे इस स्कूल में ये समस्या है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत देर से आते हैं। यहाँ पे हमने समस्या की पहचान की। अब द्वितीय चरण में क्या होगा
कि समस्या के कारण का हम विश्लेषण करते हैं। यानी हम यहाँ पे ये पता कर रहे हैं कि समस्या का कारण, कि बच्चे जो देर से आ रहे हैं वो देर से आ क्यों रहे हैं, उनके देर से आने का कारण क्या है। तो हम वहां पे क्या करेंगे कि स्कूल उनके गार्जियन से बात करेंगे कि हो सकता है उनके गार्जियन लेट कर देते हो, सो के उठने में लेट हो जाता है, इसलिए वो बच्चे लेट हो जाते हैं। कुछ बच्चे बीच रास्ते में खेलने लगते हैं, हो सकता है इस वजह से लेट हो जाता है। तो हम समस्या का कारण जो है द्वितीय चरण में हम कारण को इकट्ठा करते हैं, ठीक। फिर तृतीय चरण में हम क्या करते हैं कि जो भी समस्या का कारण है, ठीक, उस पे हम क्या करते हैं कि उस समस्या पे सब टीचर्स अपना अपना सुझाव देते हैं। यानी उस जो आपका समस्या है उस पे स्कूल में डिस्कशन किया जाता है। तो वहां पे जो समस्या का समाधान दिया जाता है वो, आप अभी मैंने आपको बताया, जो समस्या का समाधान दिया जा रहा है वो परिकल्पना कहलाता है, ठीक। तो वहां पे क्या होता है कि टीचर्स उस समस्या से संबंधित अपना अपना समाधान देते हैं, ठीक। और जो भी टीचर्स सुझाव दे रहे हैं उन पे ध्यान दिया जाता है, ठीक है। ये आपका तृतीय चरण में होता है। फिर चतुर्थ चरण में क्या होगा कि इसमें देखा जाएगा कि न्यायाधीश कितना बड़ा है। यानी जो लीडर है आपका, जो इन सब समस्याओं को लीड कर रहा है, वो कौन है, किस स्तर का है। आपका प्रिंसिपल हो सकता है, क्लास टीचर हो सकता है, ठीक। उसके बाद पांचवें चरण में आता है प्रदंत विश्लेषण। उसके बाद क्या होता है कि जब हमने समस्या के कारण को पता किया, ठीक, तो उस सांख्यिकी विश्लेषण के रूप में हमने उसको प्रयोग किया। समझिएगा कैसे। यानी जब हमें पता चला, हमने जब कारण को पता किया, फिर हमने उस पे सुझाव दिए, तो उसके बाद हमें ये पता चलता है कि पांचवें चरण में कि मान लीजिए 100% में से आपके 80% बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल देर से आते हैं और 20% जो बच्चे हैं वो टाइम से आते हैं, ठीक। तो आपके जो 80% बच्चे हैं वो क्या है कि मान लीजिए इसमें से 60%, ठीक, या फिर आपके 20%, 60% ऐसे हैं कि जो आपके बीच रास्ते में रुक जाते हैं, 20% बच्चे ऐसे हैं कि जो घर से ही लेट में निकलते हैं। तो ये आपका जो है कि इस तरीके से प्रतिशत में और ग्राफ के रूप में, यानी इस तरीके से ग्राफ बना रहता है। और आपका यहाँ पे डेट रहेगा, फिर आपका जो है डे रहेगा कि इस दिन बच्चे इतने कम आए, फिर जब शोध हुआ तो इतने बढ़े। इस वजह से मतलब यही आपका ग्राफ के रूप में हो गया और प्रतिशत के रूप में हो गया। तो क्या होता है कि आपका प्रतिशत प्रतिशत और ग्राफ के जो है रूप में एक विश्लेषण तैयार किया जाता है। उसके बाद क्या होता है ना कि शोध के पहले, यानी शोध के पहले क्या था कि आपके 80% बच्चे देर से आते थे, ठीक। उसके बाद शोध के बाद, यानी जब शोध हुआ, फिर उस समस्याओं का सुझाव दिया गया, समाधान निकाला गया, तो उसके बाद वही बच्चे जो है बढ़ गए। यानी आपके पूरे 100% में से 80% बच्चे आपके टाइम से आने लगे, यहाँ पे नहीं आते थे, यहाँ आने लगे। तो यही जो है शोध के पहले का कार्य और जो शोध के बाद की स्थिति है ना, उसको क्या किया जाता है, तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। ये आपके पांचवें चरण की बात है। फिर आपका जो छठा चरण है यानी निष्कर्ष जो है, तो उसमें क्या होता है कि इसमें ये देखा जाता है कि जितनी भी चीजें दी गई उनका जब विश्लेषण करते हैं तो विश्लेषण के परिणाम के आधार पर विश्लेषण का पता किया जाता है। फिर उसमें जो भी सुधार करना होता है उसमें परिवर्तन किया जाता है। आई बात समझ में। समस्या का पहचान करेंगे, फिर हम कारण पता करेंगे, फिर उसमें हम अपना मतलब कि सुझाव देंगे या समाधान करेंगे। फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि कितना अंतर आया, सुझाव वगैरह देने के बाद बच्चे कितने एक्टिव हुए हैं, कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं। फिर लास्ट में हम निष्कर्ष निकालते हैं, ठीक। तो ये हमने क्रियात्मक शोध के चरण पढ़े हैं। बीच बीच में से एग्जाम में पूछ लेता है कि आपका ये बताइए कि क्रियात्मक परिकल्पना क्या है, ठीक। आपके प्रदंत विश्लेषण क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं। चलिए अब हम पढ़ेंगे भावी कार्य योजना का निर्माण, ठीक। तो देखते हैं, क्रियात्मक शोध एक सतत और अनवरत प्रक्रिया है। आपका जो क्रियात्मक शोध है वो एक कंटिन्यूअस यानी लगातार चलने वाली, और अनवरत, अनवरत यानी जो रुकने वाली नहीं है। यानी आपका जो क्रियात्मक शोध है वो लगातार चलने वाली और न रुकने वाली ये प्रक्रिया होती है। यह आवश्यक नहीं कि शोध अवधि समाप्त होने के बाद समस्या का 100% निराकरण हो जाए। कहने का मतलब ये है कि यह जरूरी नहीं है कि अगर शोध का समय खत्म हो गया है, यानी शोध का जो टाइम है वो अगर 1 महीना था, तो अगर 1 महीना खत्म हो गया तो इसका मतलब ये नहीं कि
समस्या का जो है निवारण भी हो गया, है ना। कहने का मतलब ये है कि आपका क्रियात्मक शोध एक लगातार और न रुकने वाली प्रक्रिया है, ठीक। और यह जरूरी नहीं है कि अगर शोध का जो समय है वो खत्म हो गया और शोध का समय खत्म होने के बाद आपका समस्या भी खत्म हो गया, ये बिल्कुल जरूरी नहीं है, ठीक। आपका जो क्रियात्मक शोध है वो तब तक चलता है जब तक समस्या का पूरी तरह से निराकरण ना हो जाए। यानी आपका जो क्रियात्मक शोध है वो चलता रहता है। और कब तक चलता रहता है? जब तक आपका जो समस्या है वो पूरी तरह से खत्म ना हो जाए, ठीक। आंशिक रूप से मिली सफलता को सफलता नहीं माना जाता है। अब जो भी समस्या है अगर उसमें हमने थोड़ा बहुत अचीव कर लिया तो वो आपका सक्सेस नहीं माना जाएगा, वो आपकी सफलता नहीं मानी जाएगी। जब तक कि आप उस समस्या को जड़ से खत्म नहीं कर देते हैं तब तक वो सफलता नहीं मानी जाएगी। आई बात समझ में? आपका जो क्रियात्मक शोध होता है वो एक लगातार और न रुकने वाली प्रक्रिया होती है, ठीक। और ये जरूरी नहीं है कि अगर आपका शोध जो है उसका टाइम खत्म हो गया तो समस्या जो है वो भी खत्म हो गया हो, ठीक। आपका जो क्रियात्मक शोध है वो हम तब तक चलता है जब तक उस समस्या का पूरा अच्छे से निवारण ना हो जाए। आंशिक रूप से जो हमें सफलता मिलती है उसको हम सफलता नहीं मानते हैं जब तक कि पूरा आपका जो समस्या है उसको पूरा सल्यूशन ना हो जाए, वो समस्या जड़ से ना खत्म हो जाए, तब तक हम उस चीज को सफलता नहीं मान सकते हैं। ठीक है, यही आपका भावी कार्य योजना का निर्माण कहलाता है। चलिए अब हम ये देखेंगे आपका जो क्रियात्मक शोध है उसका क्या क्या उपकरण है। तो क्रियात्मक शोध में आंकड़ों को इकट्ठा करने के लिए निम्न उपकरणों का निर्माण एवं प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आपका जो क्रियात्मक शोध है उसमें जो आंकड़े हैं, ठीक, जो डाटा है उसको इकट्ठा करने के लिए जो है निम्न स्टेप्स होते हैं, ठीक। यहाँ पे मैंने एक चीज गलत कर दिया है तो उसको थोड़ा सही कर लीजिएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं, यानी ऑब्जर्वेशन करते हैं, ठीक। क्या करते हैं? अवलोकन करते हैं। उसके बाद हम परीक्षण करते हैं, सेकंड है, ठीक। उसके बाद हम परीक्षण करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। फिर उसके बाद हमारा प्रश्नावली होता है। फिर आपका निर्धारण मापनी होता है। ये आपका क्या है जो है क्रियात्मक शोध में जो हम डाटा इकट्ठा करते हैं उसके ये उपकरण है। पहले सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन करेंगे, फिर परीक्षण करेंगे, फिर साक्षात्कार, उसके बाद प्रश्नावली, फिर लास्ट में आपका निर्धारण, ठीक। तो सबसे पहले हम देखते हैं अवलोकन क्या होता है। अवलोकन समझ लीजिएगा, ऑब्जर्वेशन। तो अपने आसपास की घटना को देखना ही अवलोकन कहते हैं। यानी आपके आसपास जो घटनाएं हो रही हैं उनको जो आप देख रहे हैं वही ऑब्जर्वेशन होता है। जैसे बच्चे के व्यवहार पर नजर रखना। क्लासरूम में क्या होता है कि जब टीचर्स पढ़ाते हैं तो वो ऑब्जर्व करते हैं, यानी उनकी नजर होती है बच्चों पे, बच्चे कैसे व्यवहार कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, तो वो चीजों को ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर अपने आसपास की घटना को आप देख रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? वो ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं शून्य परिकल्पना क्या होता है। शून्य परिकल्पना क्या होता है इसको समझेंगे। इसमें ये मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है या दो समूहों में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है, यह नकारात्मक परिकल्पना होती है। कहने का मतलब है शून्य परिकल्पना क्या होता है कि इसमें जो होता है ना कि दो चरों में कोई संबंध नहीं होता, यानी आप हैं और हम हैं, ठीक। आप में और मेरे में कोई किसी प्रकार की बातचीत नहीं हो रही, मैं आपसे कुछ बोल रही हूँ तो आप उसका रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, तो ये क्या है? शून्य परिकल्पना है। और परिकल्पना क्या है? मैंने भी आपको आगे ही बताया कि कोई भी समस्या है अगर उस समस्या का समाधान दिया जा रहा है या उस समस्या का उत्तर मिल रहा है तो वही आपका परिकल्पना कहलाता है ना। तो आपका शून्य परिकल्पना क्या होता है? शून्य मतलब क्या होता है? जीरो, यानी कुछ नहीं। तो शून्य परिकल्पना में क्या होता है कि अगर आप किसी से कुछ भी आप समस्या बता रहे हैं और उसके बाद ना कोई उसका उत्तर मिल रहा है ना कोई उसका रिस्पॉन्स मिल रहा है तो यहाँ पे आपका क्या कहलाता है? शून्य परिकल्पना कहलाता है, ठीक। और यह
नकारात्मक परिकल्पना होती है। तो इसमें क्या होता है, शून्य परिकल्पना में ये मानकर चलते हैं कि दो चरों में कोई संबंध नहीं है, दो समूह में किसी विशेष चर के आधार पर कोई अंतर नहीं है, यह नकारात्मक परिकल्पना होती है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है। अभी हमने आगे पढ़ा, कोई भी समस्या है उसका जो प्रस्तावित उत्तर होता है वो क्या कहलाता है, आपका परिकल्पना कहलाता है या उपकल्पना। ठीक, अगला है क्रियात्मक शोध का मूल आधार क्या है। ये भी हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि आपका क्रियात्मक शोध जो है उसका मूल आधार क्या होता है, कि समस्या भी हमारी है और हल भी हमारा। ये आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, शैक्षिक शोध को कितने भागों में बांटा गया है। तो स्टार्टिंग में ही हमने पढ़ा था कि शैक्षिक शोध को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है वो, पहला का था मौलिक, है ना, मौलिक शैक्षिक शोध, फिर व्यवहारिक था, फिर आपका तीसरा क्या था, क्रियात्मक शोध था। ठीक, चलिए अब आगे हम देखते हैं कि क्रियात्मक अनुसंधान का संपादन या अभिलेखीकरण, यानी आपका जो क्रियात्मक अनुसंधान हो रहा है उसका आप अभिलेखीकरण कैसे करेंगे, यानी उस डाटा को आप कलेक्ट कैसे करेंगे। अभिलेखीकरण हमने इससे पहले की क्लास में पढ़ा था कि डॉक्यूमेंट अभिलेखीकरण होता क्या, अभिलेख होता क्या है ना। तो वही कहा जा रहा है कि आपका क्रियात्मक अनुसंधान का जो अभिलेखीकरण होता है वो कैसे होता है। तो अनुसंधान की जो अभिलेखीकरण है वो उसमें निम्न बिंदु शामिल किए जाते हैं। सबसे पहला है समस्या का शीर्षक। ठीक, सबसे पहले क्या होता है कि समस्या का शीर्षक क्या है उसको ध्यान में दिया जाता है। सब समस्या का शीर्षक मान लीजिए ये है कि बच्चों में अशिष्ट भाषा का प्रयोग करने की आदत, यानी एक स्कूल है, उस स्कूल में जो है क्रियात्मक शोध करने के लिए कुछ लोगों को भेजा गया और वहां पे उनको ये शीर्षक दिया गया कि वहां के जो बच्चे हैं उनके अंदर डिसिप्लिन नहीं है, वो जो है अशिष्ट भाषा का यूज करते हैं, यानी वो उनकी लैंग्वेज नहीं सही है, उनके अंदर बात करने का मैनर नहीं है। ठीक, वो टीचर के साथ जो है लैंग्वेज अच्छे से यूज नहीं करते हैं। ठीक, उनके अंदर शिष्टाचार नहीं है, ये सारी समस्याएं हैं। तो ये समस्या का शीर्षक हो गया। उसके बाद है आपका अनुसंधानकर्ता का नाम। अब इस समस्या के लिए स्कूल में जो शोध करने के लिए जा रहा है उसका नाम क्या है। तो मान लीजिए नाम अमन है, पद विद्यार्थी, जो आपके बीटीसी के बच्चे हैं, 1 महीने की जो टीचिंग लगती है तो मान लीजिए वही बच्चे हैं। योग्यता क्या है, बीएससी किए हुए हैं, चाहे वो मैथ से चाहे वो बायो से, और वो छात्र है आपके बीटीसी। ठीक, अब जिस स्कूल में वो जा रहे हैं वहां का नाम, तो उस स्कूल का नाम है एसबीएस इंटर कॉलेज प्रयागराज। ठीक, कक्षा कक्षा 7 के बच्चे हैं और वो मतलब कि आपके साइंस साइड के बच्चे हैं, ये कह सकते हैं। आई बात समझ में। यहाँ पे क्या है कि सबसे पहले समस्या का शीर्षक क्या है वो दिया जाता है, कौन शोध करने जा रहा है वो उनका नाम, सॉरी नाम, और क्या कैसे है वो, फिर किस स्कूल में जा रहे हैं उस स्कूल का नाम। उसके बाद फिर समस्या की पृष्ठभूमि। ठीक, वो समस्या का क्या पृष्ठभूमि है वो, तो वहां पे जो समस्या की पृष्ठभूमि है वो क्या है देखते हैं। बच्चे आपस में तथा अध्यापकों से बातचीत करते समय गलत भाषा का प्रयोग, जो शीर्षक है वही आपका पृष्ठभूमि है कि यही आपका मेन उद्देश्य है कि बच्चे के अंदर जो आपका अपशिष्ट लैंग्वेज है उसी का सुधार करना। ठीक है, बच्चे जो है टीचर के साथ सही से बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो इन्हीं सब चीजों का सुधार करना, यही समस्या की पृष्ठभूमि है। सबसे पहले हमें समस्या का शीर्षक क्या है, फिर अनुसंधानकर्ता कौन है, फिर उसके बाद किस विद्यालय में भेजा जा रहा है, फिर आपकी समस्या की पृष्ठभूमि क्या है, फिर लास्ट में आता है आपका मतलब पांचवा है आपका अनुसंधान का उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य क्या है, मतलब आप जो अनुसंधान करा रहे हैं, जो आप शोध करा रहे हैं, उसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य ये है कि बच्चों में शिष्ट भाषा के प्रति लगाव पैदा करना, यानी बच्चे जो है टीचर के साथ सही से बातचीत नहीं कर रहे हैं, अपशिष्ट बात कर रहे हैं, तो वही चीज को दूर करना और बच्चों के प्रति क्या है, जो शिष्ट भाषा है उनके प्रति लगाव पैदा करना, यानी बच्चों को मैनर में लाना, ये कह सकते हैं, बच्चों को डिसिप्लिन में लाना, यही आपके अनुसंधान का मुख्य उद्देश्य है। ठीक, बच्चों को दूसरों का सम्मान करने योग्य बनाना, यानी आपके जो बच्चे हैं उनको इस योग्य बनाना कि वो अपने से दूसरों को, यानी आप उनसे छोटे हैं, बड़े हैं, टीचर है, पेरेंट्स है, गार्जियन है, उनसे सम्मान से बात करें, सम्मान दें उनको। ठीक,
बच्चों को संस्कारित बातचीत करना सिखाना, नहीं बच्चों के अंदर संस्कार पैदा करना। तुम करके बात करते हैं, अबे तबे करके बात करते हैं, तो इन सब चीजों को उनको समझाना कि ऐसे बात नहीं करते हैं, अपनों से बड़े जो है उनको आप बात करते हैं। तो आपके शोध या अनुसंधान का यही उद्देश्य है कि शिष्ट भाषा का जो है बच्चों के प्रति लगाव पैदा करना, दूसरों को सम्मान दें, ठीक, और उनके अंदर संस्कार उत्पन्न करें या संस्कार सिखाएं उनको, या संस्कार उनके अंदर डालें, ठीक। उसके बाद आपका आता है क्रियात्मक परिकल्पनाएं। तो क्रियात्मक परिकल्पनाएं, यदि मैं स्वयं शिष्ट भाषा का प्रयोग करूं तो बच्चों में भी इसकी प्रति जागरूकता उत्पन्न होगी। कहने का मतलब ये है कि अगर टीचर ठीक स्वयं शिष्ट भाषा का प्रयोग करेगा तो बच्चे के अंदर भी ये चीजें ऑटोमेटिक जो है वो ऑब्जर्व करेंगे। अगर आप बच्चे से बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं, आप करके बात कर रहे हैं, तो बच्चे के ऊपर ना इसका पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है और बच्चे भी उसी प्रकार से बिहेव करने लगते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं, शोध क्या होता है, इसका डेफिनेशन समझ लीजिएगा, इसका परिभाषा। शोध अनुसंधान एक ही होता है। तो ज्ञान की वृद्धि एवं प्राप्ति के लिए विशेषज्ञों द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वही शोध कहलाते हैं। यानी आपका जो शोध होता है वो क्या होता है, ज्ञान की वृद्धि के लिए जो विशेषज्ञ यानी जो आपके साइंटिस्ट के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं वही आपका शोध कहलाता है। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं, मौलिक एवं क्रियात्मक शोध में अंतर। यहाँ पे हम डिफरेंस पढ़ेंगे, यहाँ पे एग्जाम में पूछा हुआ है, क्वेश्चन है 2020 में आया है। मौलिक और क्रियात्मक शोध में अंतर क्या है, ठीक, वही हम यहाँ पे अंतर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम क्रियात्मक शोध देखते हैं। तो आपका जो क्रियात्मक शोध होता है उसका उद्देश्य ये है कि स्कूल एवं कक्षा की कार्य प्रणाली में सुधार लाना। आपका जो क्रियात्मक शोध है ना वो छोटे लेवल पे होता है। आपका क्रियात्मक शोध क्या होता है कि इसमें जो है इसका उद्देश्य ये होता है कि स्कूल में और कक्षा में जो कार्य प्रणाली चल रही है उसमें जो है सुधारना, ठीक। और आपके मौलिक शोध में क्या होता है कि इसका उद्देश्य नए तथ्यों एवं सिद्धांतों को बनाना है। मौलिक शोध बड़े लेवल पे होता है, यहाँ के जो प्रोफेसर होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, डॉक्टर होते हैं, यहाँ पे वो मिल के शोध करते हैं, यहाँ पे वो अपने अपने क्षेत्र में शोध करते हैं, ठीक। आपका जो अगला है, शोधकर्ता का समस्या से सीधा संबंध है। यहाँ पे क्या होता है, जो शोधकर्ता है यानी जो आपका टीचर है या जो भी शोध करता है उसका जो संबंध होता है वो डायरेक्ट समस्या से होता है। यानी क्लास में कुछ भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी समस्या होती है, तो उसका जो संबंध होता है वो डायरेक्ट टीचर से होता है, ठीक। आपका जो दूसरा है मौलिक, आपका जो मौलिक शोध है, इसमें क्या होता है कि शोधकर्ता का जो समस्या है सॉरी शोधकर्ता का समस्या से प्रत्यक्ष संबंध आवश्यक नहीं होता है। शोधकर्ता में क्या होता है, सॉरी मौलिक शोध में क्या होता है कि जो शोध करता है उसका जो समस्या से क्या होता है प्रत्यक्ष संबंध है ये आवश्यक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ये बड़े लेवल पे होता है। शोधकर्ता जो होता है ना वो एक पर्सनली अपनी समस्या पे शोध नहीं करता है, वो पूरी कंट्री पूरे पूरे वर्ल्ड पे जो भी समस्याएं आती हैं उन सभी का जो है वो शोध करता है ना। तो वो उसका डायरेक्ट वो समस्या तो है नहीं कि प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट उसको समस्या से जो है उसका संबंध हो। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका क्रियात्मक शोध में क्या होता है कि इसमें तो जो पहले बात तो जो क्रियात्मक शोध होता है उसका क्षेत्र बहुत ही कम होता है और मौलिक शोध बहुत व्यापक लेवल पे होता है, ठीक। मौलिक शोध आपके प्रोफेसर करते हैं, डॉक्टर करते हैं, ठीक है, और आपके साइंटिस्ट करते हैं। तो ये सब जो शोध करते हैं आपके मौलिक शोधकर्ता वो क्या करते हैं, वो अपनी पर्सनली समस्या यानी उनके जो पर्सनल समस्या है उस पे वो शोध नहीं करते हैं, वो पूरी कंट्री पे है ना जो वर्ल्ड में जो समस्याएं आती हैं उस पे वो शोध करते हैं। जैसे आपका कोरोना आया था तो कोरोना क्या वो पर्सनली आपके एक साइंटिस्ट की समस्या थी? बिल्कुल नहीं ना, वो पूरे वर्ल्ड की समस्या थी। तो वो जो समस्या है तो शोधकर्ता का क्या होता है कि समस्या का प्रत्यक्ष संबंध हो ऐसा आवश्यक नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, ठीक है। तो अगला है आपका कार्य क्षेत्र की जो समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप होता है। कार्य क्षेत्र की समस्या के समाधान का व्यवहारिक रूप होता है, ठीक। अगला है आपका सामान्यीकरण नए तथ्यों सत्यों तथा सिद्धांतों के रूप में होता है। आपका जो मौलिक शोध है इसमें नए तथ्य नए सत्य और सिद्धांत के रूप में होता है।
क्रियात्मक शोध में कम समय लगता है, ठीक, और आपके मौलिक शोध में अधिक समय लगता है। क्रियात्मक शोध का जो क्षेत्र होता है वो सीमित तथा स्थानीय होता है, यानी आपका जो क्रियात्मक शोध है उसका जो एरिया या क्षेत्र है वो बहुत सीमित होता है, ठीक, स्थानीय होता है। और आपका जो मौलिक शोध है उसका क्षेत्र जो होता है वो बहुत व्यापक और फैला हुआ होता है। आई बात समझ में? क्रियात्मक शोध और मौलिक शोध में डिफरेंस समझ में आ गया? चलिए अब देखते हैं, ये दो तीन क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, क्रियात्मक से किसी समस्या का प्रस्तावित उत्तर कहलाता है परिकल्पना। मैं ये दो तीन बार अभी मैंने पढ़ाया आपको कि जो क्रियात्मक शोध होता है उसमें जो समस्या होती है उसका जो भी उत्तर मिल रहा है, उसका जो भी समस्या का समाधान मिल रहा है, वही समस्या का उत्तर, समस्या का समाधान ही आपका परिकल्पना कहलाता है, ठीक। क्रियात्मक से जो क्रियात्मक में जो भी समस्याएं हैं उसका जो भी उत्तर है, जो भी समाधान है, वही आपका परिकल्पना कहलाता है, ठीक है। अगला है आपका, क्रियात्मक शोध जिस लक्ष्य समूह के बारे में किया जाता है उसे कहते हैं समष्टि, ठीक। तो आपका जो क्रियात्मक शोध है उसका जो लक्ष्य समूह के बारे में वो किया जाता है उसे समष्टि कहते हैं, ठीक। अनुसंधान के कार्य क्या है? तो अनुसंधान के कार्य, तो सबसे पहला कार्य है आपका सिद्धांत का निर्माण करना, ठीक। दूसरा है आपका नवाचार करना, ठीक। तीसरा है आपका सिद्धांतों का अनुप्रयोग करना। नवाचार क्या है ये हम चैप्टर 11 में बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो ये हमने पूरा का पूरा चैप्टर 10 को आज फिनिश किया, बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में पढ़ा। और चैप्टर 10 यहाँ पे आज आपका चैप्टर 10 जो है वो फिनिश हो गया है। कल हम चैप्टर 11 पढ़ेंगे, ठीक। जैसे चैप्टर 11 फिनिश होगा फिर हम समावेशी शिक्षा स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं कल की क्लास में। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमें मोटिवेट करने के लिए एक शेयर तो बनता है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, अपने जूनियर्स के साथ शेयर करिए। क्लास कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? नहीं समझ में आ रहा है? पॉजिटिव नेगेटिव जो